नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत पूरी बीजेपी और एनडीए आज एक बार फिर डरी नजर आई। लोकसभा में आज राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए बोलने को खड़े हुए तो मोदी और अमित शाह या राजनाथ सिंह को उम्मीद नहीं रही होगी कि इससे चीन का मुद्दा आ जाएगा और फिर बवाल मच जाएगा। मोदी चीन का नाम लेने से कितना घबराते हैं यह हमने कई बार देखा है और आज राहुल गांधी ने इसे संसद में बयां कर दिया। आइए जरा सुन लेते हैं, शुरुआत करते हैं राहुल गांधी की ये पहली बाइट से। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं यहां राहुल गांधी। I consider the matter of national security to be the most important matter in this country. I am raising a matter of national security. It is uncomfortable for the defense minister. It is uncomfortable for the prime minister. I understand it. मैं यहां राष्ट्रीय सुरक्षा की बात उठा रहा हूं और मैं समझता हूं कि यह अनकंफर्टेबल होगा देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के रक्षा मंत्री के लिए। इसको मैं समझ सकता हूं। आपको बता दूं कि राहुल गांधी को आज बार बार नियम 349 का हवाला देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टोका और उन्हें अपनी बात कहने ही नहीं दी गई। दरअसल राहुल गांधी चीन से खतरे और भारत की सुरक्षा पर अपनी बात रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के कुछ अंशों को पढ़ने की कोशिश की जो कारवां मैगजीन में छपी है। आपको यह भी बता दूं कि यह किताब अप्रकाशित है क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने इसकी अनुमति नहीं दी। इस बारे में अक्टूबर 2025 में, यानी बीता हुआ जो साल 2025 जो बीत गया, उसमें मनोज नरवणे ने कहा था कि मेरा काम किताब लिखकर पब्लिशर को सौंपना था। पब्लिशर की जिम्मेदारी थी कि वो मेरी किताब के लिए रक्षा मंत्रालय से इजाजत ले। उन्होंने किताब को इजाजत के लिए रक्षा मंत्रालय भेजा। मंत्रालय किताब की समीक्षा कर रहा था। अब 1 साल हो गया है, किताब की समीक्षा अभी भी चल रही है। यह बात यहां मनोज नरवणे ने कही है। आपको बता दूं कि इस किताब में 31 अगस्त 2020 की रात को नरवणे और तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच हुई चर्चा का उल्लेख है, जिस दिन चीनी सेना ने लद्दाख के रेचिनला दर्रे से घुसपैठ की थी। किताब के मुताबिक जब जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर को तत्काल फोन किए और पूछा कि मेरे लिए क्या आदेश है, उन्होंने निर्देश दिया कि ऊपर से अंतिम मंजूरी मिलने तक गोली न चलाई जाए। इसी मसले पे तो यहां बवाल मचा हुआ है। पवन खेड़ा ने लिखा है, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं जरा वो भी आपको बताता हूं। पवन खेड़ा कह रहे हैं, नरवणे का विवरण सरकार के खिलाफ एक गंभीर आरोप जैसा प्रतीत होता है। किसी सक्रिय सैन्य टकराव की स्थिति में 2 घंटे 15 मिनट बहुत लंबा समय होता है। इस देरी ने हिचकिचाहट और अनिर्णय के कारण भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा को जोखिम में डाल दिया। यह बात यहां कह रहे हैं पवन खेड़ा। तो उधर राहुल गांधी इसी तथ्य को संसद में रखना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। सदन के बाहर, यानी संसद लोकसभा के बाहर जब वो निकले तो राहुल गांधी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पूर्व सेना प्रमुख का बयान उजागर कर देगा कि मोदी जी और राजनाथ सिंह जी ने सेना को कैसे निराश किया। अपने पर्दाफाश के डर से वो मुझे संसद में बोलने नहीं दे रहे हैं। सुनिए जरा यहां राहुल गांधी को। I want to say in the house what the army chief has written. तो वही मैं बोलना चाह रहा हूं, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूं। पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। आप कह रहे थे एमुनेशन है उससे But Mr. Gandhi, Narwane's statement has come out. He is saying that not even 1 inch of the land was given. That's not the point here. The point here is exactly what the Prime Minister said and what Rajnath Singh ji said. That is the point here, right? Whether the land was taken or not, that's a different question. We'll come to that. But before we come to that, the leader of the country is supposed to give direction. The leader of the country is not supposed to run away from decisions and leave decisions onto other people's shoulders.
That is what the Prime Minister has done. Okay, one second, let me speak. making a very big allegation to Prime Minister. No. I'm not. Let me speak. But the book is not even published, Mr. Gandhi. Let me speak. You're all defenders of the BJP. No, not at all. Yes, not at all. We are yes. not talking about That's your agenda. No, Now not listen at to all. me. You asked me a question. Let me answer the question. Okay. This is not me. This is the army chief. This is what the army chief has written in a book. The book is not being allowed to be published. It is languishing. And this is the army chief's perspective, his view. Why are they so scared of the army chief's perspective? Why are they so scared of what the army chief has to say? We learn something from it. Of course, we learn something about our Prime Minister. We learn something about Rajnath Singh ji, but we'll also learn something about our army and how they were let down by the political leadership of the country. That's one second, brother. So that is ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है. वो एक आर्टिकल में आया है. मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं. मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं. मैं नहीं बोल रहा हूं. नरवणे जी ने ये किताब लिखी है. वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था उस लाइन में है पूरा. थैंक यू. तो जब चाइना हमारे सामने खड़ा था तब 56 इंच की छाती को आखिर क्या हो गया था? यह बात यहां पूछ रहे थे राहुल गांधी और कह रहे थे कि मैं बोलना चाहता हूं लेकिन वहां मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, नियमों का हवाला दिया जा रहा है. इसके बाद राहुल गांधी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और पूरी सरकार सिर्फ एक लाइन से डरी हुई है और वो लाइन मैं संसद में बोलूंगा, मुझे कोई नहीं रोकेगा. सुनिए जरा. यहां राहुल गांधी अभी ले आते हैं उस बाइट को भी. राहुल गांधी साफ साफ जब हाँ सुन लीजिए जरा, सुनिए. डर एक लाइन का है, सिर्फ एक लाइन का डर है. एक लाइन है उसमें जो जिससे प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी पूरी सरकार डरी हुई है. वो लाइन में अंदर बोलूंगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे. डर एक तो लाइन में अंदर बोलूंगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे. यानी कल फिर राहुल गांधी और सत्ता पक्ष के बीच टकराव होगा. हालांकि कल मोदी मौजूद रहेंगे या नहीं, आज भी फर्स्ट हाफ में जब राहुल गांधी बोलना शुरू किए थे उस समय थे, लेकिन उसके बाद जब 2 बजे तक 3 बजे तक कार्यवाही स्थगित की गई, उसके बाद प्रधानमंत्री नहीं आए. फिर 4 बजे तक स्थगित की गई, फिर प्रधानमंत्री नहीं आए. और कल रहेंगे या नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री पता नहीं. वैसे शत्रुघ्न सिन्हा ने जो कहा है कि कल अगर राहुल गांधी को रोका गया तो क्या हो सकता है, आइए जरा उनको भी सुनिए. शत्रुघ्न सिन्हा आप जानते हैं टीएमसी से सांसद हैं लोकसभा के. सुनिए. क्या कहेंगे पूरी जो बहुत अच्छा. मैं तो खुद था वहां पे और जितना बढ़िया से राहुल गांधी ने शुरुआत की, जितना अच्छा से हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी बातों को रखने की कोशिश की सत्य के आधार पे और तथ्य के आधार पे. ये बात और है कि हमारे कुछ मित्र रूलिंग पार्टी के या कुछ मंत्रीगण जो बैठे हुए थे वहां से, उनमें से किसने कहा कि तथ्य पे आधारित नहीं है. अगर वाकई राहुल गांधी का फोर्सफुल स्पीच जो कि आज रूलिंग पार्टी के लोगों को इतना अनकंफर्टेबल कर रहा था, डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहा था कि मैंने अपने पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में इतना डिस्कम्फर्ट, इतना अनकंफर्टेबल होते हुए हमने कभी नहीं देखा रूलिंग पार्टी को, जो आज देखा मैंने. राहुल गांधी की बातों में वो मैजिक था, वो तथ्य था, वो सत्य था, वो जादू था, वो कन्विक्शन था, वो कॉन्फिडेंस था कि जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे थे. और अगर आपको वाकई लगता है कि उनकी बातों में नेशनल इंटरेस्ट नहीं था या राष्ट्र के खिलाफ कुछ बोल रहे थे जो नहीं बोल रहे थे, वो बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट में बात कर रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी का मामला बता रहे थे. लेकिन जिस तरह से हमारे रूलिंग पार्टी के कुछ लोगों के साथ मिलकर डिस्कम्फर्ट या अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, तो मैं यही कह सकता हूं कि अगर उनको वाकई लगता है कि गलत बोल रहे थे तो सुनने के बाद कम से कम बोलने तो दिया जाता. सुनने के बाद उसको एक्सपंज कर देते, उसे हटा देते, रिकॉर्ड से निकाल देते, लोगों को कन्विंस करके, लेकिन बोलने तो देते कम से कम. आज तो लगता है कि मंशा यही थी हमारे रूलिंग पार्टी के दोस्तों की
कि उसको किसी तरह बोलने नहीं दिया जाए। और नेशनल सिक्योरिटी का मामला आ रहा था। और एक चीज और देखी मैंने, जब जब चीन का नाम आ रहा था, चाइना का नाम आते ही ऐसा लग रहा था कि तमाम हमारे रूलिंग पार्टी के बहुत सारे लोगों को करंट लग जा रहा है। ये क्या बात है? आज नहीं बोलने के साफ दिखाई पड़ रहा था कि किसी मंशा के तहत रूलिंग पार्टी और रूलिंग पार्टी के लोग कुछ लोगों से मिलकर मंशा के तहत राहुल गांधी को नहीं बोलने दे रहे थे। मैं समझता हूं ये कंटिन्यू होगा कल, और कंटिन्यू होगा तो मैं समझता हूं कि इस बात का जोरदार असर पड़ेगा, धमाका होगा। सर, ममता बनर्जी में उन्होंने मुलाकात, तो यहां पर साफ साफ कह रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा कि कल ये कंटिन्यू होगा और अगर नहीं बोलने दिया तो फिर जोरदार वहां टक्कर होगी। आज संसद में जब राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा था तो अखिलेश यादव ने खड़े होकर आपत्ति जताई थी। सदन के बाहर भी उन्होंने अपनी बात दोहराई। आइए जरा सुन लेते हैं यहां अखिलेश यादव को। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी अपनी महत्वपूर्ण बातें रखना चाहते थे और देश के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और फिर चीन बॉर्डर या चाइना बॉर्डर का सवाल हो तो और महत्वपूर्ण बन जाता है। समाजवादियों ने समय समय पर सरकारों को ये बात रखी है, पाकिस्तान से ज्यादा हमें सावधान रहना पड़ेगा चीन से, क्योंकि चीन की गिद्ध जैसी नजर हमारी सीमा पर बनी रहती है और कई मौकों पर हमने देखा है आजादी से लेकर के अभी तक बड़े पैमाने पर चीन ने जमीन छीनी है। भारत की बहुत सारा हिस्सा जो भारत का था वो चीन के पास चला गया। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि अगर लीडर ऑपोजिशन कोई विषय उठा रहे थे और बॉर्डर सिक्योरिटी का था, नेशनल सिक्योरिटी का था, और फिर हम कितना व्यापार कर रहे हैं चीन के साथ, शायद आंकड़े ये बताते होंगे कि इतना ट्रेड कारोबार किसी दूसरे देश से हम नहीं कर रहे हैं जितना चीन से कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां हमारा बॉर्डर उनसे बहुत बड़े पैमाने से जुड़ा हुआ है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और हमारा बाजार, ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण बनती हैं। और अतीत, अगर हम जाएं अतीत में, तो बहुत सारा हिस्सा हमारा भारत का चला गया। तो सुन रहे थे आप, यहां बात अपनी रख रहे हैं अखिलेश यादव और पूरा का पूरा समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का, और कह रहे हैं कि चीन के मामले में बात तो करनी ही चाहिए। वहीं जिस नियम 349 यानी 349 का हवाला देकर राहुल गांधी को बोलने से रोका गया, उस बारे में प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा है, आइए जरा उनको भी सुन लीजिए। प्रियंका गांधी भी जब बाहर निकली तो उनसे पत्रकारों ने पूछा, पत्रकारों को जवाब देते हुए 349 का हवाला देकर उन्होंने जो कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, नहीं, ये गलत बात है। जो रूल है, एक पब्लिश सोर्स होना चाहिए, चाहे वो मैगजीन हो चाहे वो किताब हो। ये मैगजीन में पब्लिश्ड है, एक्सेप्ट है किताब का, तो इसमें तो कोई अनऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है, वो ऑथेंटिकेट कर लेंगे राहुल जी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप कह रहे हैं मौका मिलना चाहिए बोलने का, ताकि उसकी ऑथेंटिकेशन बात हो सके। डर किस बात का है? डर किस बात का है? आखिर डर किस बात का है, यहां कह रही हैं प्रियंका गांधी। इनके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी ने भी बताया कि नियमों की आड़ में कैसे ली जा रही है, यहां समय की बर्बादी कैसे हो रही है और कैसे नियमों के आड़ में आप खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी सत्ता पक्ष कैसे यहां छिपने बचने की कोशिश कर रहा है। सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी को। सत्य को, सब्सटेंस को, तथ्य को, जो मूल मुद्दा है उसको रखने का एक ही तरीका होता है, सीधा मूल मुद्दे पे जाओ। राहुल गांधी ने क्या मूल मुद्दा उठाया था? डोकलाम के बारे में, चीन के बारे में, भारत चीन के बारे में, लद्दाख के बारे में इत्यादि। अब आप उसका एक भी जवाब तो दूर, उसका एक भी सवाल नहीं उठने देते। आप उस प्रकार के तकनीकी बाल की खाल उतारने वाले प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, प्राथमिक रूप से विरोध करते हैं कि वो मुद्दा सामने ही नहीं आए। पहले आप कहते हैं कि ये किसी प्रकाशित किताब में नहीं है, फिर आप कहते हैं कि ये मैगजीन को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे भाई, ये सब वो तरीके हैं जिससे कि आप मूल मुद्दे को अवॉइड करें, सामने नहीं आने दें। आप उसका जवाब कुछ भी दीजिए, जवाब विरुद्ध दीजिए, जवाब गलत दीजिए, लेकिन प्रश्न तो पूछते दीजिए।
आप प्रश्न न पूछने के द्वारा जनहित वाली चीज, मुद्दा, जो मसला है, जो मूल तथ्य है, उसको आप रोक रहे हैं। और ये हमने नहीं कहा है, ये अगर किसी नवराने जी ने कभी कहा है या किसी अधिकारी ने कहा है, तो उसका अगर आप संसद, जिसको आप एक मंदिर मानते हैं गणतंत्र का, वहां पर ये विचार विमर्श नहीं होगा। विचार विमर्श दूर की बात, ये प्रश्न ही नहीं पूछा जाएगा, तो फिर ये संसद का मतलब क्या हुआ? लेकिन सर बीजेपी ये कह रही है कि ये पब्लिश नहीं हुआ है, तो तभी इसका मतलब क्या, मैंने बताया नहीं आपको भी कि तकनीकी मतलब क्या होता है? तकनीकी मतलब क्या होता है? क्या ये वो कह रहे हैं कि नहीं लिखा गया है? और कारवान में क्या बात है? फिर कारवान तो पब्लिश थे। तो मुद्दे पे आइए ना आप सिर्फ दो चीज करते हैं, संदेशकर्ता को, मैसेंजर को गोली लगाने में लगे हैं और मैसेज को इग्नोर करने में लगे, संदेश को भाड़ में जाने रहो, तकनीकों में पड़े रहो। तो यहां साफ साफ कह रहे हैं, तकनीकी रूप से आप देखिए तो ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है, क्योंकि कारवां ने इसे छापा है और राहुल गांधी उसी का यहां हवाला भी दे रहे हैं। आपको बता दूं कि लोकसभा की नियम पुस्तिका यानी रूल बुक का नियम 349 सदन के भीतर सदस्यों के आचरण और मर्यादा से संबंधित है। नियम कहता है कि सदस्य सदन में नारे नहीं लगा सकते हैं और न ही किसी तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं। इस नियम की उपधारा 1 यानी 349(1) इसमें कहा गया है कि किसी भी सदस्य किसी भी अखबार की क्लिपिंग, कोई भी सदस्य किसी भी अखबार की क्लिपिंग या मैगजीन में प्रकाशित अंश, कोई भी पुस्तक के उस हिस्से को, यानी चाहे किताब हो, चाहे पुस्तक, किताब हो, मैगजीन हो, अखबार हो, कुछ भी हो, उस हिस्से को सदन में नहीं पढ़ सकता है जिसका सदन की चर्चा में कोई संबंध न हो। यानी सदन की चर्चा में आप उस मसले को नहीं ला रहे हैं, उस मामले का यहां नहीं ला रहे हैं, तो उसको नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन जब मामला यहां नेशनल सिक्योरिटी का है, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदया ने नेशनल सिक्योरिटी का मामला उठाया था और इसीलिए अपने अभिभाषण में कहा है, मैं भी उसी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को इसके हवाले से रख रहा हूं। अगर आप 349(1) का हवाला दे रहे हैं तो यहां पर साफ साफ है कि मैं यहां गलत नहीं हूं। यह राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं। राहुल गांधी का साथ देते हुए केसी वेणुगोपाल भी खड़े हुए थे और भी बाकी लोग खड़े हुए, तो वहां ओम बिरला कहने लगे कि आप उनके एडवोकेट मत बनिए, यानी नेता प्रतिपक्ष के एडवोकेट बनकर आप खड़े मत होइए। इस पर पूरा का पूरा विपक्ष कह डाला, हम सब यहां एडवोकेट हैं। तो फिर उनका कहना था कि यहां सांसदों का ये संसद है, सांसदों की संसद है ये, न कि एडवोकेट्स की। यहां तक बहस आगे बढ़ी। खैर, लेकिन 349(1) का हवाला यहां दे रहा हूं और जिसमें यह सब कहा गया है कि आप किसी भी पुस्तक का वो अंश नहीं यहां पढ़ सकते हैं, किसी भी अखबार का वो अंश यहां पर नहीं पढ़ सकते हैं जिसका संबंध चर्चा से न हो। इसके अलावा उसी में है कि सदन के भीतर झंडे, प्रतीक चिन्ह, पोस्टर, तख्तियां या धार्मिक चित्र दिखाना भी वर्जित है। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे थे और देश की सुरक्षा से संबंधित बात कर रहे थे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्विटर पे क्या कुछ लिखा है, जरा वो आपके सामने ला रहा हूं। लिख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने तुरंत नियम 349 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है, सदन के सत्र के दौरान कोई सदस्य सदन के कार्य के अलावा किसी भी पुस्तक, समाचार पत्र या पत्र को नहीं पढ़ेगा। भारत की माननीय राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में भारत की सुरक्षा का स्पष्ट उल्लेख किया। फिर सदन में चीन के संबंध में भारत की सुरक्षा स्थिति पर प्रकाशित पत्रिका का हवाला देने से कैसे रोका जा सकता है? यह तो बेहद अजीब है। तो एक तरफ संसद में मोदी सरकार को राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर बुरी तरह घेर लिया, तो वहीं पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी एसआईआर से प्रभावित 13 परिवारों को लेकर दिल्ली पहुंची और आज चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर अपनी चिंताएं दर्ज करवाई। ममता बनर्जी ने कहा कि हम एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं। कोई दबाव और षड्यंत्र बंगाल के लोगों के अधिकारों या गरिमा को कुचल नहीं सकता। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मैंने ऐसा अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त आज तक नहीं देखा है। जरा ममता बनर्जी को सुन लीजिए। इससे पहले यह तस्वीर आप देख लीजिए जब अंदर 13 परिवारों के साथ वो पहुंची थी और काले यहां पर लिबास में मूल रूप से शॉल लपेटे हुए ममता बनर्जी और तमाम यहां दूसरे नेता और 13 परिवार और मुलाकात की
ज्ञानेश कुमार गुप्ता से। ममता बनर्जी बाहर निकल के उन्होंने क्या कुछ कहा है मीडिया से, जरा सुनिए। देखिए, हमको बहुत दुख हुआ है, तकलीफ भी हुआ है। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म्स मिनिस्टर थे, 7 टर्म्स MP थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी, वन डे यू हैव टू गो, बट डोंट क्रिएट दिस प्रेसिडेंट एंड ओनली होल बंगाल इज बीइंग टारगेटेड। लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को वोट दिया, निकाल दिया, और उनको अब डिफेंड भी करने नहीं दिया। AI का नाम पे सेवा करना कौन है? और इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का IT सेल का है। तो सुन रहे थे आप यहां पर ममता बनर्जी को। इससे पहले दिल्ली के बंग भवन, बंगाल भवन जो है उसके बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों से ममता बनर्जी की आज बहस हो गई। सुबह सुबह उन्होंने ये तस्वीरें देखी और उन्होंने अपने राज्य में मतदाता सूचियों के SIR से प्रभावित परिवारों के उत्पीड़न का आरोप लगाया और इसके बाद बंग भवन के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुबह की घटना है ये। पत्रकारों से बातचीत में ममता बनर्जी ने दावा किया कि बंग भवन में ठहरे पश्चिम बंगाल के लोगों को धमकी दी जा रही है और उन्होंने भारी पुलिस तैनाती पर भी सवाल उठाया। हालांकि ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वो पुलिस को नहीं बल्कि ऊपर बैठे लोगों को दोषी ठहराती हैं। तो ममता बनर्जी आज दिल्ली में, और दिल्ली में इधर संसद भवन में जो बवाल मचा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। राहुल गांधी लगातार 1:15 बजे से राहुल गांधी को, यानी 1:15 से राहुल गांधी को अपना वक्तव्य रखना था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, उस पर चर्चा, और उस चर्चा की विपक्ष की तरफ से शुरुआत कर रहे थे राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी शाम 4 बजे के बाद भी खड़े रहे और जैसे ही वो नरवने बोलते थे या जैसे ही चीन का नाम लेते थे, जैसे कहते थे चीन, वैसे ही यहां सत्ता पक्ष व्याकुल हो जाता था, परेशान हो जाता था और एक के बाद एक खड़े हो जाते थे, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, या वहां संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हो, और उसके बाद तो पूरा का पूरा। खैर, तो आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या मोदी सरकार के सामने विपक्ष ने खड़ी कर दी है बड़ी चुनौती। क्या राहुल के वार से बच पाएंगे नरेंद्र मोदी? क्यों डर गई है आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार? और राहुल के भाषण पर संसद में क्यों हो रहा है बवाल? आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं और शकील अख्तर जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले शकील जी आपके पास ही आना चाहता हूं, प्रत्यक्षदर्शी आप हैं, क्या चल रहा था? राहुल गांधी के ऊपर कभी कैमरा, कभी इधर सत्ता पक्ष की तरफ, तो कभी आसंदी पर विराजमान ओम बिरला के पास, और 4 बजे ओम बिरला तो आए ही नहीं, उन्होंने भेज दिया कलराज मिश्र को, जहां तक मुझे ध्यान है। नहीं, आप बताइए। जगदम्बिका पाल को, और जगदम्बिका पाल तो बिल्कुल लग रहा था कि हेडमास्टर बने हुए हैं और बिल्कुल छड़ी लेके और उसी अंदाज में वो डांटते धमकाते हुए नजर आए। लेकिन आखिर मामला क्या है, जरा फटाफट, बहुत सारी बातें मैं रख चुका हूं, लेकिन जरा बताइए। और चूंकि आप आंखों देखी, आप चूंकि वहां हैं, वहां थे, तो आपसे बेहतर और कौन बताएगा? और क्या कल भी हम यही उम्मीद करेंगे जो आज हुआ? शकील जी। मामला बहुत गंभीर है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। सीधे सीधे मोदी सरकार के कोई फैसला न लेने का मामला है कि किस तरह उनकी पूरी सरकार कोई फैसला नहीं ले पाई। राहुल जितना बोल सकते थे, राहुल ने बोला कि 4 टैंक चले आ रहे थे, हमारी फोर्स तैयार थी,
फायर कर सकती थी वो, उसने एक बार हवाई फायर किए भी, जिससे आसमान में थोड़ी सी रोशनी होती है, लेकिन उनके साथ फौज भी थी। और यहां पे नरवाणे साहब लगातार फोन पे फोन कर रहे हैं राजनाथ सिंह को, जयशंकर को, डोभाल को, सिक्योरिटी सलाहकार, और वो कह रहे हैं कि हम अभी बात कर रहे हैं, आपको बताएंगे। राहुल ने आज जितना बोल सकते थे राहुल ने बोल दिया। राहुल ने ये बोला कि सेना को पता है, हर जवान जानता है, मगर आप जनता से छुपाना चाहते हैं। राहुल जो कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा, वो यही बात है, पूरी सेना जानती है, लेकिन ये आम जनता तक ये बात ना पहुंचे, इसको छुपाना चाह रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत बड़ा इशू है। देखिए, आज शुरू हुआ जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, तो राहुल करीब 1:20 पर राहुल ने बोलना शुरू किया। राहुल ने इस विषय को उठाया, ये तो किसी को मालूम ही नहीं था कि राहुल इस विषय को उठाने वाले हैं, लेकिन इसकी भूमिका खुद सत्ता पक्ष की तरफ से बना दी गई थी। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया था कि ये कांग्रेस जो है, जो हमेशा आरोप लगाते हैं वो, ये राष्ट्रवादी नहीं है, राहुल ऐसा करते हैं। जो सूर्या हैं वो बोल रहे थे ये सब, तो राहुल ने कहा, शुरू यहीं से किया राहुल ने, कि हमारे ऊपर आरोप लगाते हो आप, मैं आपको बताता हूं कि हम क्या करते हैं और आप क्या करते हो। और वहां उन्होंने आर्मी चीफ मनोज नरवाणे का जिक्र करना शुरू किया। और जैसे ही जिक्र शुरू करना किया तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप उठा नहीं सकते, ये नियम है। इससे पहले संसद में जाने कितनी किताबों का हवाला दिया गया, कितने अखबारों की क्लिपिंग बताई गई, हमेशा होता है। मूल मुद्दा तो यह था कि आपने किताब छपने क्यों नहीं दी, ऐसा कौन सा नियम है, कोई नहीं बता पाया। कह रहे हैं कि नहीं लिख सकते, कोई नियम है, कहीं कागज में आया है, कहीं कुछ कोई रूल है, आप किताब छपने क्यों नहीं दी। और नरवाणे साहब ने खुद ने कहा कि मैंने किताब लिख के पूरी प्रकाशक को दे दी है, उसी का एक हिस्सा जो है कारवान ने छापा है। राहुल उसी को कोट करना चाह रहे थे। देखिए, राहुल ने पिछले साल कहा था कि मैं अब जब भी बोलूंगा प्रधानमंत्री मेरे सामने नहीं बैठेंगे। आपको याद होगा कि एक बहस के अंदर शायद जाति गणना के ऊपर हो रही थी, तो मोदी जी ने इंटरवीन करने की कोशिश की थी और कहा था, तो राहुल ने वही कहा था, नहीं मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं आप लोगों के खिलाफ बोल रहा हूं कि आप हिंदू नहीं हो जी। और बड़ी तल्ख बहस हुई थी। आमतौर पर प्रधानमंत्री करते नहीं है इंटरवीन, लेकिन उस दिन कर दिया उन्होंने गलती से। तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि आज राहुल बोल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, चैलेंज किया था कि बैठ नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी आ गए, अमित शाह जी आ गए, राजनाथ सिंह जी थे। और जब राहुल ने यह विस्फोट शुरू किया, वाकई विस्फोट था ये, सब लोग चौंक गए, सत्ता पक्ष में वाकई घबराहट थी। तो अमित शाह ने और राजनाथ सिंह ने बोलने की कोशिश की, प्रधानमंत्री नहीं बोले कुछ भी। लेकिन जब सदन उसके बाद स्थगित हो गया 3 बजे तक के लिए, करीब आधे घंटे राहुल ने कोशिश करी, राहुल को नहीं बोलने दिया गया। और 3 बजे जब शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री नहीं आए। उसके बाद फिर 4 बजे तक के लिए हो गया, फिर प्रधानमंत्री नहीं आए। तो राहुल ने कहा प्रधानमंत्री एस्केप कर गए। इस पे हंगामा हो गया। उस टाइम ही जगदम्बिका पाल बैठे हुए थे, 4 बजे आए थे वो। जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं आए तो सारे लोग समझ गए थे कि अब सदन को स्थगित करने की तैयारी हो रही है, इसीलिए जगदम्बिका पाल को भेजा है पैनल में से। तो राहुल ने जब कहा कि प्रधानमंत्री एस्केप कर गए हैं, तो रिजिजू खड़े हुए, किरण रिजिजू कह आप क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भाग गए, ऐसे नहीं बोल सकते। तो राहुल ने हंसते हुए कहा क्या भागना असंसदीय शब्द है। और बाहर उन्होंने इसके लिए फिर रन अवे शब्द कहा कि प्रधानमंत्री रन अवे कर गए जी। आप जो अखिलेश का बता रहे थे, अखिलेश ने जब बीच में बोला, खड़े हुए, तो उन्होंने कहा ये कि ये बात नेताजी हमेशा कहते थे कि चीन का खतरा बहुत ज्यादा है। बाहर भी वही बात बोल रहे थे अखिलेश। नेताजी से मतलब मुलायम सिंह जी यादव।
मुलायम सिंह यादव ने ये बात हमेशा कही है। और बाहर आपने देख ही लिया कि जिस तरह से अंदर राहुल को नहीं बोलने दे रहे थे, बाहर जो हमारा दोस्त मीडिया था, दोस्त मीडिया ही कहेंगे, सब दोस्त हैं, रोज साथ काम करते हैं, रोज साथ खड़े होते हैं, तो राहुल को बाहर कहना पड़ा कि आप बीजेपी के डिफेंडर हैं, रक्षक हैं, मददगार हैं। हर सवाल वैसे ही पूछा जा रहा था कि बीजेपी ने ये कहा, फलाने ने क्या, किताब नहीं छपी, ऐसा हुआ। किताब छपना या न छपना मुद्दा है ही नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा का इशू है, नेता प्रतिपक्ष बोल सकता है उसके ऊपर। यही बात बोली केसी वेणुगोपाल ने, इतना बड़ा इशू। और आप मजेदार बात देखिए कि जगदंबिका पाल जी राहुल गांधी को, नेता प्रतिपक्ष को सलाह दे रहे थे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे इतने सारे विषय हैं, आप रोड पे बोलिए, आप एनर्जी पे बोलिए। नेता प्रतिपक्ष रोड पे और एनर्जी पे बोले, राष्ट्रीय सुरक्षा पे ना बोले। जी, पूरे देश में मैसेज चला गया है ये पूरा का पूरा कि सरकार कुछ बहुत बड़ी बात छुपा रही है। सरकार उस वक्त चीन का सामना करने से कतरा गई थी, पूरी आर्मी चाहती थी, बहुत जरूरी था ये। और नरवणे ने एक बात कही है, बड़ी साफ कही है ये बात आर्मी चीफ ने, कि पाकिस्तान का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां हमें आदेश हमेशा से स्टैंडिंग ऑर्डर है कि जब भी कुछ उनकी तरफ से फायर हो, हम जो फायर करते हैं, वो हमने खूब देखा है। और बहुत बॉर्डर पे हम गए हैं, सब कुछ देखा है। चीन के बॉर्डर पे भी हम बहुत गए हैं, चीन का बॉर्डर भी सारा देखा है हमने पूरा का पूरा। लेकिन चीन के बॉर्डर पे हमें फायर करने की इजाजत नहीं है, इसीलिए आर्मी चीफ वहां से पूछ रहे थे कि मेरे लिए क्या आदेश है। उनके शब्द थे, मेरे लिए आदेश क्या है। और यहां उनकी सेना, उनकी फोर्स उन्हें दबाव डाल रही थी। जब सेना के ऊपर फायर होता है तो सेना थोड़ी देर तो चुप हो रहती है, लेकिन उसको जवाबी फायर अपने आप को, अपने मॉरल बूस्ट करने को करना पड़ता है। उसको कमांडर को इजाजत देना पड़ती है अपने सैनिकों को कि फायर हो रहा है, तुम जवाबी फायर करो। तो यहां तो इजाजत ही नहीं थी जी। तो आज का दिन जो था निश्चित ही रूप से राहुल का था। मोदी जी निश्चित रूप से घबराए हुए थे। कल हमने ये बात कही थी कि सारी की सारी संस्थाएं ढह गई हैं संवैधानिक, एक संस्था नहीं ढही है विपक्ष। और आज राहुल ने उसको फिर साबित कर दिया कि राहुल ने जिस दम के साथ, जिस हिम्मत के साथ और जिस तैयारी के साथ, तथ्य थे सारे के सारे, जो बात कही है उसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है, मोदी जी के पास नहीं है। मोदी जी तो आए ही नहीं फिर। और कल 12 बजे क्वेश्चन आवर के बाद फिर शुरू होगा राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा। राहुल कल फिर बोलेंगे। हालांकि सरकार की कोशिश थी कि वो स्पीकर से कह रहे थे कि अब अखिलेश का नंबर है इनके बाद, कि अखिलेश को बुलवा दें। अखिलेश ने मना कर दिया। अखिलेश ने कहा मैं नहीं बोलूंगा। और उसने कहा कि एलओपी, राहुल नहीं बोला उसने, नेता प्रतिपक्ष हमारे नेता बोल रहे हैं, मैं कैसे बोल सकता हूं। तो पूरे विपक्ष का साथ राहुल के साथ था, सब साथ में खड़े हुए थे। और वही बात आप सत्ता पक्ष के लिए नहीं कह सकते। सत्ता पक्ष का पूरा साथ राजनाथ सिंह या प्रधानमंत्री के साथ नहीं था। तमाम लोग जो है चुपचाप बैठे थे, उस तरह से हंगामा नहीं कर रहे थे जैसे आमतौर पे करते हैं। सबके मन में यह सवाल था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत बड़ा विषय है, हमको जानना चाहिए कि हमारी सेना को आदेश क्यों नहीं दिया। जी राजीव जी। जी बिल्कुल। प्रशांत जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं, पूरे ये जो घटनाक्रम है इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात, क्या विपक्ष संसद के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात तभी करेगा जब कोई किताब छप जाएगी? यानी अगर किताब न छपे तो राष्ट्रीय सुरक्षा पे चर्चा संसद में नहीं हो सकती। ये तो बड़ी अजीब सी डॉक्ट्रिन है, ये बड़ा अजीब सा सिद्धांत एक बन गया कि अभी शकील जी ने डिटेल में बता दिया। और 8:15 और 10:25 के बीच में क्या हुआ था, पैनिक सिचुएशन थी। और नरवणे जी की जो चिंता थी वो सिर्फ एक थी, वो सक्षम थे, उनकी सेना सक्षम थी, उनका वेस्टर्न कमांड का कमांडर जो है सक्षम था, वही फोन कर रहा था, लेफ्टिनेंट जनरल जोशी उनको बता रहे थे। प्रधानमंत्री से बात करके राजनाथ सिंह ने बताया कि जो उचित समझो वो करो।
यानी आपका कॉल है ये, हम जिम्मेदारी, हमने हाथ छोड़ दिया आप पीछे से। तो ये एक बड़ी गंभीर बात है जो कि राहुल गांधी वहां उठाना चाहते थे, जो मीडिया में आ गई उनकी किताब का एक शब्द, और ये बहुत समय से चल रहा है। तो जनरल नरवाने की चिंता सिर्फ ये थी कि हम फायर करेंगे तो अगर ये मामला एस्केलेट होगा, बढ़ गया और एक युद्ध में कन्वर्ट हो गया, तो पॉलिटिकल लीडरशिप को इसलिए वो कॉन्फिडेंस में देना चाहते थे। बाकी वो उनकी सेना, उनके इक्विपमेंट, उनकी डिप्लॉयमेंट, उनकी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस सक्षम थे उसका जवाब देने में, और किया भी उन्होंने। जब राजनाथ सिंह ने या पॉलिटिकल लीडरशिप ने हाथ झाड़ दिए तो जवाब दिया और वो टैंक रुक गए जी। अब आप याद कीजिए कि यही ऐसा ही मामला सेना की लीडरशिप से आया था ऑपरेशन सिंदूर में, कि पॉलिटिकल लीडरशिप को हम देखते रहे और वहां से 2 दिन का जो युद्ध विराम उनको लेना पड़ गया। ये बातें तब भी आई थी। तो कुल मिला के एक बात जो आज राहुल गांधी ने कन्वे कर दी, और वो कई समय से हो रही है, बाकी डिटेल बातें तो सब हो गई, वो ये कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी एक इमेज क्राइसिस में फंसे हुए हैं और उनको कहीं से रेस्क्यू नहीं मिल रहा है। जो हेडलाइन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट माने जाते थे वो हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और उसका सबूत आज जो है सदन के अंदर अमित शाह ने दे दिया। आज अमित शाह की टोन बदली हुई थी। वो क्या कह रहे थे कि विपक्ष की तरफ से कभी, विपक्ष के लिए सरकार की तरफ से हम लोगों ने कभी विपक्ष की राष्ट्रभक्ति पे आरोप कभी नहीं लगाया। ये आज उनको सफाई देनी पड़ी। मतलब वो डील करना चाहते थे कि हमने आरोप नहीं लगाया तो आप भी आरोप मत लगाओ। तो ये पहली बार आज अमित शाह जो है थोड़ा नीचे उतर के वो बात कर रहे थे कि हमने कभी ऐसे आरोप विपक्ष के ऊपर नहीं लगाए, ना आपके ऊपर लगाए, ना कांग्रेस पार्टी पर, दूसरी विपक्षी पार्टियों पर लगाए जी। तो नरेंद्र मोदी एक बड़ी इमेज क्राइसिस होकर गुजरे। ये वो इमेज है जो तमाम कॉर्पोरेट मीडिया के जरिए, एजेंसीज के जरिए गढ़ी गई। 56 इंच का सीना बनाया गया, आंखें लाल करके चाइना से बात करना, पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देना, हुआ कुछ भी नहीं। अब इस इमेज में ट्रंप भी एक किरदार है। ट्रंप भी 70 बार कह चुके कि सीज फायर उन्होंने करवाया। सेना के बड़े अधिकारी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तमाम बातें कर चुके हैं। और अभी यूजीसी के मामले में हमने देखा कि प्रधानमंत्री किस तरीके से उनको अपशब्द कहे गए उन्हीं के समर्थकों के द्वारा। तो एक बड़ी इमेज क्राइसिस में प्रधानमंत्री फंस गए हैं, और बावजूद इसके कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इनके साथ है, मोदी मीडिया, लेकिन उसके बाद भी वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं और ये मामला बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये मामला बढ़ता जाएगा। जरा स्क्रीन पर ले आइए तमाम साथियों का। आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास, जरा आपसे भी समझूं राहुल गांधी का ये मामला, जिसमें राहुल गांधी जब जब खड़े हुए वो चीन के मामले को, नेशनल सिक्योरिटी के मामले को उठाना चाहते थे और मनोज नरवणे की किताब का जिक्र करना चाहते थे, लेकिन बार बार उनको टोका गया, रोका गया, नियमों का हवाला दिया गया। और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ एक लाइन कहनी है और वो मैं सदन के अंदर कहूंगा। शत्रुघ्न सिन्हा को भी आपने सुन लिया, पूरा विपक्ष एकजुट है, ये भी नजर आ रहा है। आगे क्या कुछ देखते हैं आप? डॉक्टर साहब, आज के विषय में कई सारे बिंदु हैं, तो थोड़ा संक्षेप में अलग अलग विवरण पर जाना चाहेंगे। जी जी। नंबर 1, किताब लिखने को लेकर नियमों की बात हो रही है, नियमों का हवाला दिया जा रहा है। सदन में भी, सदन के बाहर भी सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि कोई अधिकारी इस तरह किताब लिख सकता है या नहीं। शकील साहब ने भी उसका जिक्र किया। हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सचमुच में किताब लिखने के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए रूल है, बाकायदा भारत सरकार ने इसके नियम बनाए हुए हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968 जी। इसमें 2 तरह के प्रावधान हैं। अगर कोई अधिकारी
जो अखिल भारतीय सेवाओं का अधिकारी है वो कोई कविता संग्रह लिखे, कोई साहित्यिक रचना हो तो उसके लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर वो राष्ट्रीय सुरक्षा या सरकारी नीतियों के संबंध में कोई किताब लिखता है तो उसे इसके लिए अनुमति लेना पड़ेगी। नंबर 2, सेवानिवृत्ति के बाद भी अगर कोई व्यक्ति किताब लिख सकता है, लिखना चाहता है, तो क्या उसे अनुमति की जरूरत है? राजीव जी, अभी पिछले साल या शायद 2024 में भारत सरकार ने इन्हीं नियमों में एक संशोधन किया है। उस संशोधन के बाद कोई भी रिटायर्ड अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या सुरक्षा संबंधी जितने संगठन हैं, सेना, अर्धसैनिक बल, उनमें जो काम करने वाले अधिकारी हैं, उन्हें भी इसकी अनुमति लेना पड़ेगी। इसमें एक और क्लॉज है, वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, सरकारी गोपनीयता कानून 1923 की धाराओं के अंतर्गत ऐसा कोई भी विवरण कोई अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद भी किताब में नहीं लिख सकता जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हो। बिंदु क्रमांक 2, तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी किताब लिख के पब्लिशर को दी। पेंगुइन ने उसे छापने का वादा किया, उसके बाद वो रक्षा मंत्रालय गई। रक्षा मंत्रालय में वो रिव्यू में तब से पड़ी हुई है। यद्यपि इससे पहले ही उनकी ऑनलाइन बुकिंग हो गई थी, बहुत बड़ी संख्या में वो बेस्ट सेलर में आ गई थी, बिना बिके, ऑनलाइन, बिना छपे। उसकी समीक्षा भी छप गई, एक बड़े समीक्षक ने किताब की समीक्षा छाप दी। तो जनरल नरवणे की किताब पर जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए जानकारी के लिए 2 किताबों का और उल्लेख कर देते हैं सर। करगिल सरप्राइज टू विक्ट्री, जनरल वीपी मलिक, इन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद किताब लिखी है। और अभी अभी जुमा 4 रोज पहले ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन ने उस पर किताब लिख दी। ढिल्लों, केजेएस ढिल्लों, केजेएस टिनी ढिल्लों नाम से वे जाने जाते हैं फौज में। उनकी किताब का नाम ऑपरेशन सिंदूर पर है। तो सेवानिवृत्ति के बाद भी सेना के अधिकारी किताबें लिख रहे हैं। इस देश में किसी ने नहीं पूछा कि उन्होंने इजाजत ली कि नहीं रक्षा मंत्रालय से। अब आते हैं इस किताब में जो कुछ लिखा गया है और जो राहुल गांधी कहना पढ़ना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर सब विस्तार से आ गया है। कैरावन मैगजीन ने उसे, हिंदी में कारवां कहते हैं हम लोग, उस संस्मरण को छाप दिया है। और उसका लुब्बो लुबाब, जिस एक लाइन को राहुल गांधी बार बार दोहराना चाहते हैं वो यही है कि तुमको जो ठीक लगे करो हमारी बला से। मिनट टू मिनट विवरण है। नॉर्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज जोशी फोन कर रहे हैं 8:15 पर सेनाध्यक्ष को, और उसके बाद रात तक लगातार टेलीफोन हो रहे हैं। आखिरी फोन पर राजनाथ सिंह बताते हैं कि प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर दिया है, उन्होंने कहा है कि जो तुमको ठीक लगे करो। यह सरकार के स्तर पर, सर्वोच्च स्तर पर की गई आपराधिक लापरवाही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर देश की थल सेना का मुखिया सरकार से मार्गदर्शन मांग रहा है और सरकार कह रही है हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुमको जो ठीक लगे करो। और उस वक्त तक राजीव जी, सेना का जो ऑपरेशन कमांड है, कंट्रोल रूम है, वहां सारी तैयारियां चल रही हैं कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। वो जो रणनीतिक पोजीशन है, चूंकि ऊंचाई पर थी, चीनी सेना, उसके टैंक ऊंचाई पर थे, इसके बावजूद सरकार कोई फैसला नहीं कर पाई इतने घंटे तक। शकील जी ने बिल्कुल सरल शब्दों में बता दिया है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा और भारत और चीन की सीमा पर इस तरह की घटनाओं में अंतर है। पाकिस्तान की सीमा के लिए कोर कमांडर भी किसी से इजाजत नहीं मांगते, दिन रात गोली चलाते रहते हैं। वहां के लिए इस तरह का कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं है। लेकिन चीन का मामला गंभीर है, इसलिए वहां इजाजत चाहिए होती है। और आज भी हमारे देश में सेनाओं के ऊपर राजनीतिक नेतृत्व की सर्वोच्चता कायम है। संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय ये प्रावधान रखे ही थे कि कोई सेनाध्यक्ष अपनी तरफ से कोई लड़ाई नहीं छेड़ सकता। अब आते हैं सदन की तरफ। सदन में डॉक्टर साहब
स्पीकर महोदय को बहुत तकलीफ हो रही थी कि किताब के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी सदन में अभी मानसून सत्र में वंदे मातरम की चर्चा में आनंद मठ को कितनी बार उद्धृत किया गया। जयराम रमेश, प्रियंका गांधी, खुद सत्ता पक्ष के लोगों ने किताब पढ़कर सुनाई। तब ये नियम 239 या जो भी नियम है, तब कहां गया था ये नियम? 349 तब ये नियम कहां चला गया था? और आपको एक जानकारी देते हैं, और मैं हमारे साथियों से, अपने ऑफिस की टीम से कहूंगा वो वीडियो जरा सुनवा दें, 1 मिनट का, 30 सेकंड का। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सत्र में एक किताब के हवाले से विदेश नीति पर प्रवचन दे रहे थे। उस किताब का नाम है फॉरगॉटन क्राइसिस। वे JKF का नाम ले रहे थे, जॉन एफ कैनेडी का, जबकि उसके लेखक हैं ब्रूस रीडल। ये किताब भी भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर ही थी, भारत और चीन के रिश्तों पर भी थी। 1962 का जो संघर्ष था, भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई थी, उसमें चीन की भूमिका, तिब्बत, अमेरिका की भूमिका, CIA की भूमिका, ब्रूस रीडल ने इस किताब में उसका उल्लेख किया है। नरेंद्र मोदी विपक्ष को उपदेश दे रहे थे, अगर विदेश नीति समझना हो तो जॉन एफ कैनेडी की इस किताब को पढ़ लीजिए। तो जब किताब के हवाले से देश का प्रधानमंत्री बोल सकता है सदन में, तो नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बोल सकता? आइए जरा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जरा उसे देख लेते हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। अगर 349, जी हां, 349 का जिक्र उस हवाले से आज अगर राहुल गांधी को रोका जा रहा था कि सदन के अंदर आप किसी किताब, किसी अखबार, किसी मैगजीन, इन सब का आप उदाहरण वहां नहीं दे सकते हैं, तो अभी तक क्या होता आया है? ऑथेंटिकेट करने की बारी जब आती थी तब भी ऐसे बात कहे गए कि यहां छपा, वहां छपा, ये देखिए, वो देखिए। लेकिन जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों जब भाषण दे रहे थे तो क्या कह रहे थे, और आज उन्हीं का पक्ष यानी सत्ता पक्ष क्या कह रहा था, सुनिए जरा। अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री, और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे, इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। आदरणीय अध्यक्ष जी, किताबों पर, अखबारों पर उनके तो ये देख रहे थे डॉक्टर साहब, यहां किताबों का जिक्र और साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किताब का उदाहरण दे रहे हैं और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मामला यहां कोई ऐसा नहीं है कि किताब का जिक्र करना जरूरी है, मामला कुछ और है, कह कुछ और रहे हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो सत्ता पक्ष है और आसंदी पर ओम बिरला है। अब अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और आते हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। बहुत संक्षेप में एक दो बिंदु और जोड़ देते हैं।
स्पीकर महोदय को किताबों और अखबारों के जिक्र से के हवाले से किसी भी तरह का विषय उठाने पर ऐतराज हो रहा है। राजीव जी, इस देश के इतिहास में आजादी के बाद अब तक, शकील साहब तो बहुत तजुर्बेकार हैं, प्रशांत जी बैठे हैं, आप सब बहुत ज्यादा घटनाओं को जानते होंगे। कितनी बार इस देश की संसद में अखबारों, पत्रिकाओं और दूसरे ऐसे लिखित दस्तावेजों के हवाले से चर्चा हुई है, लंबी चर्चाएं हुई हैं। विनम्रता से बता दूं, जब मैं ग्वालियर में नवभारत में संपादक था, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, मेरी एक खबर पर 3 दिन तक मध्य प्रदेश की विधानसभा में हंगामा हुआ और विधानसभा स्थगित हुई थी। थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, बोफोर्स के घोटाले की चर्चा सदन में कैसे होती थी? कौन सा दस्तावेज था? स्वीडिश रेडियो पर एक खबर आई, उसके बाद एन राम और चित्रा सुब्रमण्यम ने खबर बनाई, उस खुलासे के बाद राजीव गांधी की सरकार चली गई। अनगिनत बार संसद में उस पर हंगामा हुआ। तो ये नियम कहां चला गया था उस वक्त? पिछले 10 सालों में ही कितनी खबरों पर, कितनी किताबों के हवाले से चर्चा हुई होगी, इसकी गिनती करना भी मुश्किल है। लेकिन आज चूंकि एक ऐसी किताब का हवाला था जिसके पन्ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल, सबकी निष्क्रियता को बेनकाब करने वाले हैं, इसलिए उस किताब और उन पन्नों से ऐतराज है सरकार को। अंतिम बात, आज स्पीकर की जो भूमिका थी वो किस तरह की थी? जब सत्ता पक्ष के लोग कोई दखल देते थे तो वो बड़े मुस्कुरा कर सुनते थे, और जब विपक्ष के लोगों ने कोई दखल दिया, राहुल गांधी के पक्ष में केसी वेणुगोपाल ने कहा तो आपको उनका वकील बनने की जरूरत नहीं है, ऐसा उपदेश वे दे रहे थे। एक बार भी उन्होंने सत्ता पक्ष के सांसद से, किसी से भी यह नहीं कहा कि आप क्यों वकील बन रहे हैं। तो आज का दिन सत्ता पक्ष पर बहुत भारी पड़ा है और राहुल गांधी बाज नहीं आएंगे उस एक वाक्य को बोलने से, ऐसा लगता है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी की बात हो रही है और सत्ता पक्ष पर राहुल गांधी यहां कैसे हमलावर रहे, और किताबों का, मैगजीन का, अखबारों का हवाला जो कि कहा जाता है कि इसमें खबरें छपती हैं, उस पर फिर प्रश्न काल में उससे कुछ सवाल भी उस पर पूछे जाते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ दुरुस्त करने की उस एरिया में, उस क्षेत्र में कोशिश भी करवाई जाती है। लेकिन अपने ही रूल बुक का आज हवाला देकर सरकार खुद को बचाने की कोशिश क्यों करती रही, ये भी एक बड़ा सवाल है। ज़रा आना चाहता हूँ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। डॉक्टर साहब, कैसे देखा जाए, क्या यहाँ पर सचमुच घिरी हुई है नरेंद्र मोदी की सरकार? कुछ छिपाना चाहती है नरेंद्र मोदी की सरकार? राजीव जी, मुद्दा राहुल गांधी का नहीं है, ना नरवणे साहब की किताब के प्रकाशन का है। मुद्दा देश की सुरक्षा का है। और क्या देश की सुरक्षा के लिए सरकार सही वक्त पर कोई फैसला ले सकती है? क्या ये सरकार टालमटोल करती है? कभी अजित डोभाल पर, कभी रक्षा मंत्री पर, कभी प्रधानमंत्री पर, और 2 घंटे से ज्यादा समय ये फैसला लेने में, ये बात कहने में लगता है कि जो आप उचित समझे वो करें। अर्थ वही है उसका कि जो आप उचित समझे वो करें, और इसमें घंटों निकल जाते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि वर्तमान सरकार देश की सुरक्षा के लिए सही वक्त पर फैसले लेने में सक्षम है, इस पर सवाल उठता है। दूसरी बात यह कि इस आपराधिक कृत्य के बाद हमारी सरकार इस मुद्दे को छुपाने की कोशिश करती है। जो किताब नरवणे साहब की, उस किताब के बारे में यह है कि अप्रैल 2024 से शायद वो किताब प्रकाशन के लिए रखी हुई थी, लेकिन अभी तक प्रकाशित नहीं हुई क्योंकि उसको अनुमति नहीं दी रक्षा विभाग ने। तो ये एक चिंता की बात है कि सरकार इस तरह की बातों पर, क्योंकि लगता है सरकार को किस पर सफाई देनी पड़ेगी, सरकार की स्थिति डावाडोल हो जाएगी, और चीन के बहाने सरकार जो बातें कहती आई है वो बहुत मुश्किल में है कि सरकार चीन से कोई लड़ाई लड़ना नहीं चाहती, कोई बात नहीं कहना चाहती। ऐसा तो है नहीं कि किताब बिना मंजूरी के प्रकाशित की जा रही थी। कारवां पत्रिका ने अगर किताब का अंश छापा है तो देखिए, पूर्व कई सेना अधिकारियों ने किताबें लिखी, अभी बताई है डॉक्टर राकेश पाठक ने, जनरल शंकर राय चौधरी ने किताब लिखी, वीपी मलिक ने किताब लिखी, किताबें लिखी जाती रही हैं। लेकिन इस किताब में जो संवेदनशील मुद्दा उठाया गया है वो बहुत चिंता की बात है। और मुझे लगता है कि
राहुल गांधी को ये मुद्दा कल फिर उठाना चाहिए और उठा भी रहे हैं। और अब तो ये बात इतनी उजागर हो चुकी कि सरकार कुछ भी कोशिश करे इस मुद्दे को छुपा नहीं पाएगी और जवाब देना ही पड़ेगा। राजू जी फिलहाल इतना ही कहना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे तमाम घटनाक्रम पे? राजीव जी, एक तो पूरे घटनाक्रम पे कुछ बातें बड़ी जरूरी हैं। एक तो इससे ये साबित होता है कि प्रधानमंत्री शायद ये समझ रहे थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला भी गुजरात है, तो उन्होंने कह दिया कि जो तुम्हारी समझ में आए वो करो। जैसे कि गुजरात में कह दिया गया था 2002 में पुलिस अधिकारियों को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसी तरीके से कह दिया गया जो तुम्हें करना है वो करो। इतना गैर जिम्मेदार व्यक्ति कैसे देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, लगभग 12 साल होने को आ गए राजीव जी, ये सवाल उठ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसीलिए राहुल गांधी को ये सच बोलने से रोका जा रहा है कि इससे ये बात सामने आ जाएगी कि कितना गैर जिम्मेदार व्यक्ति जो है देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है और देश कितने असुरक्षित हाथों में है, ये इससे नजर आता है। और इसलिए राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा है। कई लोगों ने राजीव की किताबें लिखी हैं, उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। मतलब उन्होंने भी लिखी है किताबें, सेना के अधिकारियों ने, एक वो आईबी के पूर्व चीफ रहे हैं, उन्होंने जो है वो किताबें लिखी हैं। दुलत साहब हैं, उनकी भी किताब है। टी राजेश्वर जो थे उनकी किताब है। तमाम किताबें हैं, तो किताबें आती रहती हैं। किताबों को लिखने से आखिर रोकने का मकसद क्या है? उस किताब में क्या है ऐसा कि जिसको सरकार जो है अनुमति नहीं दे रही? सवाल यही है कि वो किताब छपे ना छपे, ठीक है, अच्छी बात है कि किताब छपे या ना छपे, लेकिन किताब के साथ साथ उसमें जो तथ्य हैं उन्हें क्यों रोका जा रहा है? अगर ये बात आई है सामने कि भाई राहुल गांधी कोई आरोप लगा रहे हैं या कुछ कहना चाहते हैं, अभी तो राहुल गांधी ने कुछ कहा ही नहीं। तो राहुल गांधी जब जैसी बोलते हैं नरवणे, वैसी मालूम पड़ता है कि पूरा सत्ता पक्ष मैं उनके स्पीकर साहब के बिलवाने लगते हैं पूरी तरीके से। तो भाई नरवणे जी का नाम लेते ही ऐसी क्या है नरवणे जी के नाम में कि पूरा सत्ता पक्ष जो बिलवाने लगता है? तो ये इस सरकार को स्पष्ट करना चाहिए और स्पीकर साहब को स्पष्ट करना चाहिए कि भाई राहुल गांधी ने सिर्फ नरवणे जी का नाम लिया, तो क्या सेना के किसी पूर्व चीफ का नाम लेना भी संसद में गुनाह है? क्या ये भी जो है स्पीकर साहब ने जो है कर दिया है कि रूलिंग दे दी है कि अब आप सेना के किसी एक्स चीफ का नाम भी नहीं ले सकते हैं? तो ये बताया जाना चाहिए। कुल मिलाकर राजीव जी मुझको लगता है वो यही लगता है कि ये मामला पूरी तरीके से घिरा हुआ है, सरकार घिरी हुई है और सरकार से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है व्यक्तिगत तौर पर घिरे हुए हैं कि ऐसे गंभीर समय पर भी प्रधानमंत्री आखिर क्या कर रहे थे और क्यों नहीं। जब देखिए ऑपरेशन सिंदूर का जब मसला आया राजीव जी, तो मीडिया में बड़ी एक खबर चलवाई गई कि प्रधानमंत्री ने सेना को खुला हाथ दे दिया है, बिल्कुल खुला हाथ दे दिया है, सेना जो चाहे वो करे। और मालूम पड़ा कि वो सेना के हाथ जो थे बांध दिए गए थे, ऑपरेशन सिंदूर रोकने की घोषणा कर दी गई। ये भी सारी बातें हैं, सेना के अधिकारियों ने ही खुलकर कहा कि भाई हमारा राजनीतिक नेतृत्व जो है उसने हमको रोक दिया, वरना हमारी तैयारी जो थी वो तो कराची पे हमला करने की थी। सेना के अधिकारियों ने ही कहा कि राजनीतिक नेतृत्व ने जो था रोक लिया। तो ये राजीव जी एक बिल्कुल दिशाहीन सरकार है और मुझे लगता है कि सरकार में बैठे हुए तमाम लोग जो हैं वो देश से ज्यादा अपने मित्रों और उनके जो विदेश में मित्र हैं उनके हितों का ज्यादा ध्यान रखते हैं। शायद ऐसा हो सकता है, इसीलिए राहुल गांधी को सदन में बोलने से रोका जा रहा है इस बात को। भाई अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि उस किताब में क्या मतलब जो कावा मैगजीन ने छापा है उसी को आप सुन लीजिए क्या लिखा है। और जैसा शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे थे कि भाई आप उसके बाद उसे निकाल दीजिए अगर आपको निकालना है, या आपको लगता है कि उसमें गलत बात लिखी है तो उसका आप प्रतिवाद कीजिए। अगर कुछ गलत बात है और राहुल गांधी बता रहे हैं कुछ गलत बात बता रहे हैं तो आपके पास प्रतिवाद करने का भी तो मौका है ना। ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी के बोलने के बाद संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगी और प्रधानमंत्री या गृहमंत्री कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। राहुल गांधी बोले तो राहुल गांधी के सवालों के आप जवाब दीजिए। राहुल गांधी अगर कोई बात गलत कोट कर रहे हैं तो आप उसका जवाब दीजिए और बताइए कि राहुल गांधी क्या मिथ्यावाचन कर रहे हैं। तो आपके चिल्लाने से कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं तो राहुल गांधी गलत तो साबित हो नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जोर से चिल्लाने से राजनाथ सिंह जी के और अमित शाह जी के तमतमा कर जो है गुस्से में आकर बोलने से एक बात जो है वो स्पष्ट हो रही है कि शायद कुछ ना कुछ मामला ज्यादा ही गंभीर है प्रधानमंत्री को लेकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर, इसलिए जो है वो बोलने नहीं दिया जा रहा है राहुल गांधी को। मुझको राजीव जी ऐसा लगता है। जी जी, ये आप सही कह रहे हैं। थोड़ा इस पे चर्चा होनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही नरवणे का नाम लेते हैं, किताब का नाम लेते हैं, किताब नरवणे छोड़ दीजिए। राहुल गांधी ये भी कह रहे थे
कि तेजस्वी सूर्या ने अपना भाषण दिया, वो एक सांसद के अलावा कुछ नहीं है, और उन्होंने हमारे राष्ट्रीयता के ऊपर, हमारी देश प्रेम के ऊपर उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। उनको आपने बोलने दे दिया और हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो बोलने नहीं दे रहे हैं। शकील जी, ऐसा ही था ना शकील जी? लेकिन तेजस्वी सूर्या जी प्लीज अपनी बात रखिए जी। तेजस्वी सूर्या के ठीक बाद ही राहुल बोलने को खड़े हुए हैं। जहां तेजस्वी सूर्या का भाषण खड़ा हुआ, तेजस्वी सूर्या जैसा बोलते हैं, उन्होंने पिछले 10 साल में जो यूपीए का शासनकाल था वहां क्या होता था और राष्ट्रपति ने क्या कहा और किसने क्या कहा, जिस तरह अभी मोदी जी बता रहे थे, डॉक्टर राकेश पाठक ने बहुत अच्छा वो सारा का सारा घटनाक्रम बताया, और वो जो वीडियो अभी दिखाया आपने प्रधानमंत्री का, तो नेहरू पे हमला करने के लिए ही उस किताब का वो रेफरेंस दे रहे थे मोदी जी, सिर्फ नेहरू पे हमला करने के लिए, कोई संदर्भ उसका और नहीं था। तो ये जो है किताबें, अखबारों की कटिंग्स, या वैसे ही जाने कितनी बार ये सब आरोप लगे हैं, जाने कितनी बार ये सवाल आए हैं। अगर थोड़ा सा भी टाइम मिले तो 10-20 तो हम ऐसे ही निकाल कर भी बता सकते हैं, याददाश्त के आधार पे ही, और कागज और पेन लेके बैठ जाए तो 25-30 लिख देंगे भी हाल हम। ये सारे सबको मालूम है, ये सब हमेशा से होता चला आया है, ये इसमें कोई खास बात नहीं है। और अभी सब लोगों ने बता ही दिया, डॉक्टर राकेश पाठक ने तो बहुत सारे उदाहरण दे दिए, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी ने भी दिए। देखिए आज हुआ क्या कि आज का पूरा दिन ही मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए सुबह से अच्छा नहीं था। ममता बनर्जी कल आ गई थी, सब जगह पुलिस छा गई थी। आज सुबह जैसे ही सदन शुरू हुआ, वो भी वीडियो होगा अगर मिल जाए, कल्याण बनर्जी ने ठीक अमित शाह के सामने खड़े होके नारे लगाए। वेल में आके वो ठीक ट्रेजरी बेंचों के सामने चले गए, प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों बैठे हुए थे, और नारे लेके पूरे गुस्से में, आक्रोश में, दोनों हाथ ऊपर करके। तो ये जो है इनका जो दबदबा है, वो हम कल जो कह रहे थे वही बात विपक्ष ने तोड़ दिया है पूरी तरह। एक मैसेज इनका क्या है कि सब डरते हैं, और ये कहा है कि डरना अच्छी बात होती है, डरा करो, डर के रहा करो। इन्होंने बता दिया कि हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, कल्याण बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, कोई नहीं डर रहा है। दक्षिण के सांसद हो, स्टालिन के, लेफ्ट के, ये इनके लिए बड़ी परेशानी। ये सोच रहे थे कि डरा के हम भय पैदा करके, जैसे संवैधानिक संस्थाओं को हमने सारा खत्म कर दिया है, ऐसे ही विपक्ष को भी कर देंगे, या जैसे मीडिया को अपने कब्जे में कर लिया है ऐसा ही विपक्ष को कर देंगे। लेकिन विपक्ष नहीं हो रहा है। जिस दम के साथ सारे लोग बात कर रहे हैं, ये इनकी परेशानी की बात है। आज जब ये ममता बनर्जी अपने साथ करीब 100 लोगों को लेके आई हैं, तो पुलिस उन कमरों में पहुंच गई, कमरों के बाद ताले लगाने लगी ताकि ये लोग निकल ना पाए। ममता बनर्जी खुद पहुंची, सबको निकाला उन्होंने, लेके गई वहां पे। तो ममता बनर्जी आखिरी तक लड़ेंगी, ये इनके लिए बड़ी परेशानी की बात है। सोच रहे ममता बनर्जी किस तरह डर जाए, चुप हो जाए, या कम से कम ये प्रदर्शन नहीं करें, तेवर ना दिखाएं, इससे हमारी इमेज खराब होती है। हम अपने आप को जो एक वो रूप दिखाना चाहते हैं वो नहीं होता। बाहर तो सबको मालूम पड़ गया, प्रेसिडेंट ट्रंप कहता है स्टॉप इट, उसके शब्द थे स्टॉप इट, रोक दो, रोक दिया। यहां चीन से भी आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप कर क्या रहे हैं आखिर? आप खाली हिंदुस्तान के अंदर गरीबों को, कमजोर को, मुसलमान को, दलित पिछड़ों को, इनको मार रहे हैं बस, और बता रहे हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं। ये जो नरेटिव है कि हम बहुत ताकतवर हैं, 56 इंच की छाती है, लाल आंखें, वो सारा का सारा टूट रहा है। देखिए राहुल गांधी ने पहली बार चीन का सवाल नहीं उठाया है। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें याद है, जयपुर था वो, जहां भी वो जाते थे, जिस भी राज्य में होते थे उस राज्य में आखिरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करते थे। वो जयपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमें जहां तक याद है, हमारे ख्याल में सही होगा। तो वहां भी राहुल ने कहा था
कि चीन ने घुस के हमारे लोगों को मारा है, इस पर उन्होंने बड़ा हंगामा किया था, आप कैसे बोल रहे हो, वहां भी राहुल ने कहा था। और आज जो है स्पीकर के लिए भी बड़ी मुश्किल हो गई कि वो जिस तरह कह रहे थे और उसके बाद जगदंबिका पाल कह रहे थे, तो आज कांग्रेस के मेंबर्स ने जगदंबिका पाल से कह दिया, कह रहे आप तो चुप हो जाओ, आप बोले जा रहे हो, हमारा नेता कैसे बोलेगा। चन्नी थे वो। तो ये जो हिम्मत है, साहस है और अपने बात के लिए अड़ना है, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे थे कि कमिटमेंट है, सत्य साथ में है, तो आज पूरा माहौल बदला हुआ था। हालांकि मीडिया भी अपना वफादारी दिखाने में बिल्कुल पीछे नहीं है, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसका पाला राहुल से पड़ा है और राहुल साफ बोल देते हैं। आज लगातार जिस तरह राहुल से सवाल पूछे जा रहे थे, वो सवाल वैसे ही थे कि आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो राहुल ने कहा, क्या बीजेपी के डिफेंडर हैं, बीजेपी को बचा रहे हो आप, बीजेपी की तरफ से बोल रहे हो आप, पहले ही बोल चुके हैं राहुल ये बात, इसका किसी का जवाब नहीं होता। अच्छा, उनकी भी बेचारों की गलती नहीं है, उनके पास स्टूडियो सवाल आते हैं, हम देखते हैं। अभी या नाम और सारी डिटेल नहीं बता सकते, हमने बोला कि दोस्त मीडिया कह रहे हैं हम उनको भी, क्योंकि पूरा जब तक चलता है तो रोज साथ में एक ही जगह खड़े होना, बैठना, बात करना होता है। तो उनकी बहुत सारी मजबूरी है, जो ग्राउंड पे काम करने वाले हैं। स्टूडियो उनको तंग करता है, वो कहता है ये सवाल पूछना है, ये पूछना है, और फिर बाद में मॉनिटर किया जाता है कि तुमने नहीं पूछा, उसने पूछ लिया था। तो बेचारे पूछते हैं वो, लेकिन राहुल जो है उनके सवालों के जवाब में फंसते नहीं है, सवालों में फंसते नहीं है राहुल उनके। और कल निश्चित ही रूप से फिर वही सीन देखने को मिलेगा, राहुल फिर अपनी बात कहेंगे, क्योंकि राहुल जो है डरने और झुकने वाले नहीं है। और ये मुद्दा इतना बड़ा है कि राहुल का बड़ा व्यापक समर्थन है, पूरे देश से समर्थन आ रहा है उनके पास। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है कि चीन के मामले में हमारी सेना तैयार है, हमारे जवान तैयार हैं, और आप अनिर्णय के शिकार हैं, राजनीतिक अनिर्णय के। यही तो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था, 1, 2, 3 कई जनरलों ने बोला था। और ये नरवणे हैं कौन? आर्मी चीफ जी। इससे बड़ा कौन होता है भाई? आर्मी चीफ बोल रहा है, आर्मी चीफ की किताब है। राहुल ने कहा कि एक जवान को यह बात मालूम है, आप कहां छुपाओगे इसको? सेना में सबको मालूम है क्या हो रहा है जी। सेना में राहुल ने ही सबसे पहले ये अग्निवीर वाला सवाल उठाया था। सेना को इन लोगों ने क्या कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल है। अब ये सब चीजें नहीं बोली जा सकती, तो राहुल ये सारी चीजें नहीं उठा रहे हैं, उस तरह से नहीं बोल रहे हैं, और बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं वो तो बताना पड़ेंगे देश को तैयार तो होना पड़ेगा कि आपने अपने देश की कमान जो है, राजनीतिक कमान, किसको सौंप रखी है। ये बहुत बड़ी समस्या है, और अब हमें लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए बहुत मुश्किल समय आने वाला है। हां, ये और बता दें आपको कि राज्यसभा में भी आज इस पर बहस हो रही थी, और राज्यसभा में एपेस्टीन का मामला उठा और प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी लिया गया। संजय सिंह ने कहा हम बदनाम हो रहे हैं पूरी दुनिया में, हमारे प्रधानमंत्री का नाम ले रहा है। प्रधानमंत्री जी आप जवाब दो। तो बहुत सारे राज्यसभा की इसलिए बात नहीं कर पाए हम। राज्यसभा में भी आज दिग्विजय सिंह का ही भाषण अच्छा रहा, संजय सिंह का ही भाषण अच्छा रहा, बहुत सबने सरकार को पूरी तरह से घेर लिया है, और सरकार के पास अब बातों का, किसी बात का जवाब नहीं है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, सरकार के पास जवाब नहीं है। एप्स्टीन का मामला जो है वो भी उठ चुका है, और उस पर भी आगे चर्चा होगी, हम लोग भी करेंगे चर्चा। लेकिन आज मामला जो है वो जो सेंटर पॉइंट में है वो है राहुल गांधी के भाषण से यहाँ कई सारे सवाल उपज रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी है कि आखिर आगे क्या होगा, ज़रा उस पर चलते हैं। प्रशांत जी, ज़रा आपके पास, फिर डॉक्टर साहब के पास आता हूँ, डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास। प्रशांत जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि राहुल गांधी फिर आज कह चुके हैं कि मैं फिर कल वही बोलूँगा, यहां से आगे क्या लग रहा है? क्योंकि बार बार मुझे जो दिखाई दे रहा है, बार बार संसदीय कार्य मंत्री और बाकी और सत्ता पक्ष वो चाहता है कि किसी तरह राहुल गांधी को सस्पेंड कर दिया जाए। क्या वहां तक की परिस्थितियां दिखाई देती हैं? ऐसा तो राजीव जी मुझे अभी तो नहीं लग रहा, लेकिन पैनिक जरूर दिखाई दिया, और पैनिक दिखाई दिया, और ये भी
किया कि अमित शाह जो है वो सुलह समझौते के इशारे पर हैं, कि हमने कभी ऐसे आरोप नहीं लगाए। यानी आप नरेंद्र मोदी पे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करने के आरोप मत लगाए, इशारा ये है। और ये क्यों हो रहा है? देखिए, तमाम प्रधानमंत्रियों को अगर आप देखें, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू से हो या इंदिरा गांधी हो, वाजपेयी हो, उनकी जो छवि निर्माण हुई है वो उनके एक्शन से, उनके कामों से हुई है। नरेंद्र मोदी की छवि उनके कामों से नहीं बनाई गई, वो एक इमेज बिल्डिंग प्रोजेक्ट के तौर पे किया गया। 56 इंच की छाती, लाल लाल आंखें दिखाना, उनके लिए गढ़ी गई। ऐसा दिखाया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा इनका एकाधिकार, राष्ट्रवाद पे कब्जा है। तो ये जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पे जो कब्जा है वो ढीला पड़ गया, और वो केवल एक कारण से नहीं, कई कारणों से ढीला पड़ा। आप याद कीजिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ये बात भी तो आई थी विदेश मंत्री की तरफ से कि हमने पाकिस्तान को बता दिया है कि हम कहाँ हमला करें, कहाँ नहीं करेंगे। जी, ये बात भी आई थी। ये बात भी आई थी। ये बात भी सेना के अफसरों के द्वारा आई कि पॉलिटिकल लीडरशिप से हमको गो अहेड नहीं था। तो तमाम सारी बातें जो आ रही हैं वो जो एक कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियली एक इमेज बनाई गई थी। उस इमेज को जो कागज की इमेज एक बनाई गई थी, उस इमेज पे नरेंद्र मोदी खड़े उतरते नहीं दिखाई देते अपने 11 साल के कार्यकाल में। तो और वो इमेज जो है वो राहुल गांधी रोज उसको तार तार कर रहे हैं। इसीलिए देखिए, बाहर निकल कर उन्होंने बात की, वो 56 इंच की बात की। राहुल गांधी जानते हैं कि इनको कहाँ पे इनकी इमेज को जो है वो नीचे गिराना है, और वो वही कर रहे हैं राहुल गांधी। एक देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ भी बहुत बड़ा कैंपेन चला। वो कैंपेन झूठ पे आधारित था, और वैसे ही एक झूठा एक इमेज बनाई गई नरेंद्र मोदी के बारे में। वो मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट जो इमेज बिल्डिंग कंपनियां होती हैं उनके जरिए एक इमेज बनाई गई। वो इमेज अब जो है वो एक एक उसकी परतें जो है निकल रही हैं। और इसलिए आपको देखिए कि जैसे ही राहुल गांधी चीन का मामला कह रहे हैं, जैसे वो खड़े हो रहे हैं बोलने के लिए, तो आपको सत्ता पक्ष की तरफ से राजनाथ सिंह या किरण रिजिजू तुरंत खड़े हुए, अमित शाह भी खड़े हुए। और अमित शाह ने थोड़ा समझौते की भी कोशिश की। ओम बिरला बिल्कुल एकदम तय किए हुए थे कि उनको बोलने नहीं देना। और दूसरा एक काम और हो गया आज, जिसमें माहिर हैं ये लोग हेडलाइन मैनेजमेंट में। तो आज तो बजट कल ही आया, तो आज तो बजट पे गाना गाते वो ओम बिरला जी ने वो बजट का गाना बंद कर दिया और राहुल गांधी को हेडलाइन दे दी। जी, तो ये सब भी हो रहा है। लेकिन असली बात ये है कि राजीव जी, जो पैनिक है बीजेपी में, और वो पैनिक यही है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त उनके पास एकमात्र वैसे व्यक्ति है जिनकी कि आप इमेज खड़ी करके आप चुनाव जीतते हैं। उस इमेज को ट्रंप ने धक्का दिया, उस इमेज को घटनाओं ने धक्का दिया, सेना के अधिकारियों ने धक्का दिया, इनके खुद के विदेश मंत्री ने धक्का दिया। और अब ये स्थिति यहाँ तक आ गई है कि डिफेंड करना पड़ रहा है। आप सोचिए किरण रिजिजू मंत्री हैं, उसके अलावा आप देखिए उनका राजनीतिक कद क्या है। वो ढाल की तरह खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री की इमेज को बचाने के लिए कि नहीं प्रधानमंत्री में बात नहीं करेंगे जी। तो वो जो इमेज बनाई गई थी, वो इमेज का असली जो चेहरा है वो दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या यहाँ कल को अगर देखा जाए, आने वाला कल, क्या राहुल गांधी को बोलने अगर दिया जाता है, बोलेंगे ही, खड़े होंगे 12 बजे से बोलने के लिए, शून्यकाल के बाद, 0 आवर के बाद, और बोलने जब खड़ा होंगे तो यहाँ आप
क्या क्या चीजें देख पा रहे हैं अगर संसदीय परंपरा का जिक्र किया जाए तो? क्योंकि राहुल गांधी से ये तो कहा जा रहा है कि आप इस मसले पे बिल्कुल नाम मत लीजिए और नेशनल सिक्योरिटी का मामला आप उठाइए ही मत, गलवान की बात, चीन की बात मत कीजिए, परवने की किताब नरवणे की किताब की बात मत कीजिए, नरवणे की किताब की बात मत कीजिए, और राहुल गांधी बार बार वहीं आ रहे हैं। फिर आगे क्या? राजीव जी, पहले नरवणे की बात कर लेते हैं। नरवणे का एक बयान भी नरेंद्र मोदी की सरकार के गले की हड्डी बना रहा है। उन्होंने कहा था कि अग्निवीर योजना भारतीय सेना के लिए सरप्राइज शॉक की तरह थी, एक अचानक लगे झटके की तरह थी। तो अग्निवीर योजना की आलोचना मोदी सरकार ने कैसे बर्दाश्त की होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा मुद्दा है चीन का नाम लेने का। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर एक बार एक इंटरव्यू में कह चुके हैं, आपको क्या लगता है हम चीन से लड़ने जा रहे हैं? ना रे बाबा ना, चीन से हम नहीं लड़ सकते, वो तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। नंबर 3, अभी 13-14 जनवरी 2026 को बीजेपी की सबसे हिजगरी पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अधिकारी पदाधिकारी बीजेपी मुख्यालय और संघ मुख्यालय में मोमोज चाउमीन खाकर गए हैं जी। नंबर 4, गलवान घाटी की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि न कोई घुसा है, न घुस आया है, न हमारी चौकी किसी तीसरे के कब्जे में है। ये सारे बयान, ये सारी गतिविधियां ये बताती हैं कि चीन के मामले में नरेंद्र मोदी की और उनकी सरकार की कोई नस दबी हुई है। हम नहीं जानते वो क्या है। हम प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी के किसी बयान को यहां कोट नहीं करेंगे जो कारण वे बताते हैं, यद्यपि वे भी बहुत गंभीर कारण है। तो क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी चीन का नाम सुनते ही एकदम घबरा जाते हैं, उनकी पूरी सरकार सिर के बल खड़ी हो जाती है? आपने देखा सत्ता पक्ष के सांसद किस तरह थर थर कांप रहे थे। राजनाथ सिंह, अमित शाह, किरण रिजिजू की हालत क्या थी। अब आपने संसदीय परंपराओं की जो बात कही उस पर आते हैं। इस देश ने इसी संसद में 1962 में चीन के हमले के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को कटघरे में खड़ा देखा था। लंबी बहस हुई थी। पंडित नेहरू खुद बोले थे, अपनी ही पार्टी के महावीर त्यागी जैसे सांसदों की आलोचना सही थी। उसके बाद 1965, 1971 हर युद्ध, हर लड़ाई के बाद सदन में चर्चा होती रही है, सरकार जवाब देती रही है। इसमें ऐसा क्या है कि सरकार जवाब नहीं देना चाहती? चीन के अतिक्रमण को लेकर सारी चीजें दस्तावेजी प्रमाण के साथ सामने हैं। हमारी सेना के कमांडर लेवल के अधिकारी और चीन की सेना के अधिकारियों की गलवान के बाद कितने राउंड बैठक हो चुकी है, वो सब ऑन रिकॉर्ड है। चीन कहां कहां तक अतिक्रमण कर चुका है, अरुणाचल को अपना राज्य, अपना स्टेट बताता है, बस्तियां बसा ली हैं, गांवों के नाम बदल दिए हैं। राजनाथ सिंह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसा चुटकुला सुनाते हैं, चाहे तो हम भी चीन की बस्तियों के गांवों के नाम बदल सकते हैं। तो भाई साहब बदल दीजिए ना, किसने रोका है? अपने नक्शे में पूरे चीन को शामिल कर लीजिए, हम तो स्वागत करेंगे। यहां तो देश का प्रधानमंत्री चीन शब्द का उच्चारण लेने की हिम्मत नहीं कर रहा। तो सदन में कल भी यही होने वाला है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो या कोई और, सरकार और स्पीकर महोदय किसी भी सूरत में जनरल नरवणे की किताब और उस एक वाक्य का उच्चारण नहीं होने देंगे कि जो तुमको ठीक लगे सो करो। अंतिम बात, शकील साहब ने उसका उल्लेख कर दिया है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद ने आज एप्स्टीन फाइल का जिक्र भी छेड़ दिया है। इसको लेकर मणिकम टैगोर कांग्रेस के सांसद ने प्रस्ताव भी सदन को दे रखा है, लोकसभा सचिवालय को चर्चा के लिए। आप कल्पना करके देखिए
एप्स्टीन फाइल्स की चर्चा न हो सके, इसके लिए एंटीसिपेटरी तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ने आज अपने नियमों के बखान में यह भी कह दिया है किसी ईमेल का जिक्र नहीं हो सकता। इससे पहले कब आपने सुना कि लोकसभा अध्यक्ष को ईमेल शब्द का इस्तेमाल करना पड़े? यानी एप्स्टीन फाइल जो वेबसाइट पर है, अमेरिका के न्याय विभाग की वेबसाइट पर है, ईमेल्स पर है, उस बहाने से उन्होंने पहले से ही कह दिया कि किसी ईमेल में आई हुई जानकारी पर भी सदन में चर्चा नहीं हो सकती। आज इंटरनेट के युग में कौन सी चीज है जो ईमेल पर नहीं है? क्या भारत सरकार दुनिया के तमाम देशों से ईमेल के जरिए बात नहीं करती? क्या सरकार के मंत्रालय, अधिकारी, पीएमओ सब आपस में ईमेल नहीं करते? तो उनकी चर्चा क्यों नहीं हो सकती? भारत के किस कानून में लिखा है कि ईमेल पर हुए संदेशों के आवागमन को स्वीकार नहीं किया जाएगा? तो आप अंदाजा लगाइए कल जब एप्स्टीन फाइल पर चर्चा होगी तब सरकार का क्या हाल होगा। अंतिम बात, प्रशांत जी ने जो कहा कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की छवि को लगातार नष्ट करने में लगे हैं, उनके अभियान को यूं समझ सकते हैं कि जो नरेंद्र मोदी खुद को अवतारी बताते हैं, नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं, राहुल गांधी उन्हें मिट्टी का माधव बनाने पर उतारू हैं। और धीरे धीरे जनता ये समझ रही है कि ये जो गुब्बारा फुलाया गया था, ये गुब्बारा शब्द भी राहुल गांधी का ही है, कि नरेंद्र मोदी एक फुलाए हुए गुब्बारे हैं मीडिया और आप सब यानी उनके समर्थकों के, और वो फूट गया है। राहुल गांधी रोज उसमें एक आलपिन चुभो देते हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, क्या लगता है आपको, कल की बात अगर हम करें, आने वाले कल की बात करें, और राहुल गांधी अगर फिर यही राग छेड़ते हैं तो आगे क्या कुछ आप देख पाते हैं? राहुल गांधी अपनी बात पर अडिग रहेंगे, वे अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे। संसद में या संसद भवन, सदन के बाहर पत्रकारों से आज भी उन्होंने बातचीत की और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री इस मूड में हुई किस तरह वो सदन में अपनी उपस्थिति टालें, किन बहानों से संसद में जाने से बचें। हो सकता है कल सोनम वांगचुक पर बात हो निकल आए संसद में और कहा जाए कि देखिए देश की सुरक्षा को कितना खतरा है सोनम वांगचुक से। चीन की बात तो सरकार करना नहीं चाहती, जो आज सरकार ने कहा कि सोनम वांगचुक लद्दाख को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। तो सरकार बचाव की मुद्रा में, लेकिन जितनी कोशिश सरकार बचाव की करेगी उतनी ही संकट में, उतने गहरे संकट में पड़ती जाएगी। देश के लोगों का विश्वास सरकार से दिखता जाएगा अगर इस तरह से सरकार मुंह छुड़ाएगी, बात करने में डरेगी। सरकार को चाहिए था मुद्दे पर आते, मुद्दे पर बात करते, तत्काल जवाब देते, प्रतिक्रिया करते। लेकिन आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में एक रिकॉर्डिंग कराते होते हैं, देश में सेना के अधिकारियों पर हमले होते हैं, सैनिक कर्मचारियों, सैनिकों पर हमले होते हैं, तब प्रधानमंत्री के कान में जू नहीं देखते। तो यह विश्वास हो रहा है कि प्रधानमंत्री केवल अपने स्टाइल में देश को चलाना चाहते हैं। एक बात ये सही, गुजरात अलग चीज है और भारत एक अलग चीज है। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसी को देश की सुरक्षा की चिंता नहीं थी, यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में चिंताएं बहुत व्यापक है। तो कल मुझे लगता है प्रधानमंत्री कोशिश करेंगे कि कैसे सदन में जाने से बचें। ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी, ना प्रधानमंत्री के लिए ना देश के लिए। जी बिल्कुल, ये अच्छी बात नहीं होगी, ना प्रधानमंत्री के लिए ना देश के लिए। क्लोजिंग कमेंट जरा अमलेंदु जी आपसे समझना चाहता हूं, क्लोजिंग कमेंट आप कैसे देखते हैं इसको? ये मामला क्या यहाँ कल हम खत्म होते हुए देखेंगे या आगे और बढ़ते हुए हम देखते हैं? राजीव जी, मुझे लगता है कि ये मामला आगे बढ़ेगा और अब जो मामला जहां तक पहुंचा है तो अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की एक अग्नि परीक्षा है और देखना यह है कि झुकता कौन है। राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब इस मोड़ पे बात आ गई है, क्योंकि आज पूरे दिन राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया और 2 बार ऐसा हुआ कि साहब अखिलेश यादव का नाम पुकार दिया गया, अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, नेता विपक्ष जो है वो बोलेंगे। तो यानी यह विपक्ष के अंदर जो थी वो तोड़ने की एक कोशिश भी थी आसंदी की तरफ से कि राहुल गांधी को अब नहीं बोलने दिया जाएगा और विपक्ष का में से दूसरे नेता जो है बोलना चाहे तो बोले, उनका नाम पुकारा गया। इस तरीके से 2 बार इस तरीके से हुआ। एक बार तो किया
ओम बिरला ने, दूसरी बार किया जगदम्बिका पाल ने। तो ये इस तरीके से हुआ। तो कल भी इसी तरीके की कोशिशें मेरे ख्याल से की जाएंगी। और हो सकता है राजीव जी की तनाव अगर ज्यादा बढ़े तो फिर प्रस्ताव लेके आया जाए कि राहुल गांधी को निलंबित किया जाता है पूरे सत्र की कार्रवाई के लिए। इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। या नारे लग सकते हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो, जैसा कि आज किरण रिजिजू आए और कहने लगे कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। तो उधर से पहली शुरुआत हो जाए कि राहुल गांधी माफी मांगो। ये सब कुछ होगा तो फिर इसके बाद फिर संघर्ष बढ़ेगा, मुझको ऐसा लगता है। और सदन की कार्रवाई जो है फिर स्थगित हो सकती है लंबे समय के लिए। और अगर नहीं होती है तो फिर जैसा कि प्रशांत जी ने भी कहा कि अमित शाह जो थे आज वो समझौते के मूड में थे, मतलब वो डील करना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि भाई हमने कभी जो था विपक्ष के ऊपर आरोप नहीं लगाया, आपकी देशभक्ति के ऊपर कभी हमने संदेह नहीं किया। तो एक तो स्वीकार कर लिया उन्होंने कि तेजस्वी सूर्या जो बोल रहे थे वो मिथ्यावाचन कर रहे थे। यानी गृह मंत्री खड़े होकर जो है अपने ही सांसद के लिए कहे कि उसने गलत बोला है और हमने तो आप पे ये आरोप लगाया ही नहीं है और उसका ये मकसद ही नहीं है आप पे आरोप लगाना। तो ये इन्होंने स्वीकार कर लिया। तो हो सकता है कल जो है सरकार की तरफ से बयान ही आ जाए कि भाई हमने जो है विपक्ष के ऊपर इस तरीके का कोई आरोप नहीं लगाया और अगर हमारे सांसद ने कुछ कहा है तो ऐसा कर दिया जाए। तो ये सरकार झुकेगी। और अगर सरकार नहीं झुकती है तो टकराव बढ़ेगा। तो ये देखना है कि विपक्ष में तो कोई फूट नहीं डालने में कामयाब हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की। भी ठीक है, राहुल गांधी नहीं बोलने तो दूसरा कोई बोलने के लिए खड़ा हो जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने नजीर पेश कर दी है कि विपक्ष के बीच में फांक डालने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी और इस सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर जवाब देना पड़ेगा। लग ये रहा है राजीव जी कि अगर ये सरकार राहुल गांधी को कल नहीं बोलने देती है और सरकार इस मसले पर गंभीर चर्चा नहीं कराती है तो ये सरकार ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। ये भी समझा जा सकता है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर संसद के अंदर चर्चा नहीं होगी, नेता विपक्ष अगर उस पर चर्चा नहीं करेगा, सरकार अगर उस पर चर्चा नहीं करेगी, तो क्या पाकिस्तान में जाके राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी? कि चीन हमला कर रहा है या पाकिस्तान हमला कर रहा है तो पाकिस्तान की संसद में इस पर जाके हम चर्चा होगी। मोदी जी पाकिस्तान की संसद में जाके चर्चा करेंगे? अरे भारत की संसद में तो चर्चा होगी ना। भारत के ऊपर अगर हमला हो रहा है, चीन अगर घुसा चला आ रहा है तो भारत की संसद में चर्चा होगी। तो मोदी जी अगर चाहते हैं कि भाई भारत की संसद में चर्चा हो तो कल चर्चा होगी, वरना अगर पाकिस्तान में चर्चा करना चाहते हो करें, क्योंकि बिरयानी खाने तो चले ही जाते हैं बिना किसी कार्यक्रम के। देखा जाएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं आगे क्या होता है, कौन कहाँ बिरयानी खाता है और हिंदुस्तान में क्या कुछ होता है। प्रधानमंत्री फिर उनके साथी मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य जिसमें राजनाथ सिंह कई बार आज खड़े हुए, कई बार होम मिनिस्टर को खड़ा होना पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री तो खड़े होते ही हैं, लेकिन रक्षा मंत्री और गृह मंत्री बार बार खड़े हो रहे थे। तो समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ, कितना पीड़ादायक था राहुल गांधी का भाषण। चलिए, ये पीड़ा कल आगे और बढ़ेगी या खत्म होगी, कल का इंतजार रहेगा हम सबको। बहुत बहुत शुक्रिया।